Anyone having any new experience in your clinical practice that you can share with us? Sir, Yes. 3 days back I got a case. उसमें एक छोटी लड़की है 15 साल की. I had shared the case in the group as well. Okay. जो आलता लगाते हैं ना हम भरतनाट्यम के डांस के लिए, Okay. वो लगाने के बाद the skin has turned black. Okay. एंड सर इचिंग होता है ना उसको, तभी वार्मथ जो सॉक्स पहनती है स्कूल के लिए वो निकालती है और जो पहनती है ना तो उसके साथ उसको बहुत इचिंग है. एंड दैट ब्लैकनेस वो 1 वीक में और बढ़ गया है. ही Okay. इज हॉट बेसिकली. तो जनरली मैंने सल्फर दिया था सर उसको ओडी में, बट सर उसका जो ब्लैकनेस है वो और ज्यादा बढ़ गया. Okay. तो मैंने सल्फर बंद करके एसएल दिया. Okay. तो अभी क्या दूं? Itching है उसको? हाँ जी सर, इचिंग है. इचिंग सर बेटर है 20%, पर सर स्किन ब्लैक ज्यादा हो गई. Okay. Okay. कई बार क्या कोई भी एलर्जिक होती है तो उसके बाद इनिशियली रेडनेस रहता है स्किन के ऊपर, हाँ हाँ. और वो रेडनेस ना हो तो वो ब्लैकनेस होती है. लेकिन ब्लैकनेस बड़ी हो तो उसका टेंशन मत करो. अच्छा ओके. ड्राइनेस कैसी है वहाँ? ड्राइनेस सर नहीं है, बेसिकली वो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही है हम्म, निविया को समथिंग. हम्म, ड्राइनेस नहीं है, बट सर बहुत इचिंग है. जैसे मैंने फोटो भेजा था तो वो हम्म, बहुत ब्लैक है वो एरिया, और इचिंग भी हम्म, उसका सेम. मतलब मैंने बर्निंग एग्रावेटेड बाय और इचिंग एग्रावेटेड बाय वार्मथ लिया, बिकॉज मुझे लगा सॉक्स से वार्म हम्म, होता है. पर बरोबर. पर सर फिर, या तो फिर सर मैं बर्न्स लूं, आल्ता से बर्न हो गया उसको, ऐसा लूं क्या कि कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, क्या लूं? मैं तो कंफ्यूज हूँ. है बेसिकली एलर्जिक है तो हाँ उसकी वजह से जो आपने लिया है दैट रुब्रिक इज प्रॉपर. सल्फर हाँ. ने काम नहीं किया है तो एपिस भी काम कर सकती है. एंड एपिस. हाँ हाँ. यस, और इफ ब्लैकनेस इज देयर हाँ देन हाँ. ऑलवेज थिंक ऑफ इकिनेकिया. ओके इकिनेकिया आपकी ब्लैकनेस, पेशेंट की ब्लैकनेस क्लियर करेगी. तो ओके उसके लिए यू कैन यूज इट 30 पोटेंसी 3 टाइम्स अ डे. ओके. और एपिस और सल्फ उसकी इचिंग और स्किन का टेक्सचर नॉर्मल करने में हेल्प करेगा. ओके सर, सो सल्फर दूं क्या मैं वापस? मैंने तो अभी एसएल दे के कौन सी छोड़ दिया. पोटेंसी दी थी आपने? सर मैंने सल्फर 200 ओडी दिया वन एम मॉर्निंग में. सिंगल, 1 एम सिंगल डेज दे के छोड़ दो उसको. 1 एम सिंगल डोज. और एपिस कितना दूं? दोनों साथ में नहीं देना है. सल्फर ओके सिंगल 1 एम दे रहे हो तो सिंगल डोज छोड़ के गिव इट इकिने की अलोंग विद दैट. ओके. और जो एपिस दे रहे हो तो एपिस 200 ओडी में दे सकते ओडी में दूं. ओके ओके सर. हो. और थोड़ा बेसिकली ये, ओके. हाँ सर, श्योर सर. सर वैसे दूसरा भी एक केस है मेरे पास सेम ब्लैकनेस का. वो ब्लैकनेस ज्यादातर उसको बर्निंग है. जब बर्निंग होता है वो पार्ट रेड हो जाता है और फिर वो ब्लैक हो जाता है बेसिकली. पोस्ट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली मुझे ऐसा लगा. तो पर सर आर्सेनिक मैंने उसे दिया, वो काम नहीं हुआ उससे. उसको मोडालिटी है कोई ठंडे गर्म से कुछ एमिलियोरेशन सर वगैरह? उसने क्या बोला कि मैं ऐसा हाथ लगाता हूँ या ऐसा थोड़ा ठंडा रखता हूँ ना तो बेसिकली मुझे आराम हो जाता है. तो कोल्ड एमिलोरेशन मैंने लिया, बट फिर भी उसमें लिडम आ रहा है, सिकल आ रहा है, ऐसी रेमेडीज आ रही है. बेसिकली आर्स जैसी ब्लैकनेस है. हाँ हाँ. लेकिन if it is ameliorated with cold, then हम्म. think of Ars iode rather than prescribing Ars iode. सर आर्स आयोड दिया मैंने, नहीं फर्क हुआ उससे. Ars iode कौन से पोटेंसी में दिया? 30. 200 सिंगल डोज. 200 सिंगल डोज. ओके. जनरली वी आर यूजिंग इन 200 पोटेंसी और वो एवरी वीक रिपीट करते हैं. अच्छा एवरी वीक. राइट. ओके ओके सर. ओके सर, थैंक्स. आई विल गिव द फॉलो अप ऑफ बोथ द केस नेक्स्ट श्योर वीक. शकीना. थैंक यू. आप कहाँ से हो? मुंबई. ओके, प्रॉपर मुंबई. हाँ जी सर. मुंबई में कहाँ? नहीं, मैंने स्टडी तो आनंद से किया है, शादी बॉम्बे में हुई है. ओके ओके, बढ़िया. और कहाँ पे हो मुंबई में? मुंबई में बॉम्बे सेंट्रल प्रॉपर. ओके. यस. तो सर यहाँ एक फैशन है जो फार्मेसी में इंटरनल वो क्लिन कंसल्टेशन के लिए बैठते. तो अभी तो हाँ, हम जस्ट नए नए हैं इधर, तो हमने वहाँ ज्वाइन किया है. तो मैं तो ओवर अच्छा. ओवर द काउंटर पेशेंट्स आते हैं ऐसे. Yes. मैंने 6 महीने यहाँ से प्रिडिक्टिव में किया. हम्म, प्रिडिक्टिव होम्योपैथी सीसीपीएच का कोर्स है. यस. एक सिंगल डोज दिया, सिंगल डोज में सिर इतना चकरा गया, पेशेंट दूसरी बार दिखा ही नहीं मुझे. तो फिर सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, साथ साथ में चल रहा है.
सर नहीं, उनकी मतलब डेल्यूजन इतना, बेसिकली गलती ऐसा हो गई सर कि बहुत डेल्यूजन में चली गई मैं, तो अपने डेल्यूजन से ही ऊपर नहीं आई। ओके ओके ओके। नहीं, predictive is good thing. That is very deep. So thought है साइंस इसमें। या बट इट इज नॉट प्रॉपर कि हम खाली 6 महीने स्टडी करके कर ले बेसिकली। वो है बहुत एडवांटेज, केसेस भी देखे हमने बहुत सारे, बट वो आई डोंट थिंक सो मैं डाइजेस्ट कर पाई ये स्टेज में बेसिकली। बेसिकली कौन सा वे चूज, कौन हाय सा वे चूज करना वो भी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है जनरली। हाँ तो जी सर। उसके साथ भी वो हेल्प करता है। तो सब सीखना है, स्पेसिफिक भी सीखना है, प्रिडिक्टिव भी सीखना है, या सिंपल भी एग्जैक्टली सीखना है, एचएचएफ भी सीखना है, सब सीखो। सब यस में से सर। सभी पेशेंट अलग अलग आएंगे, तो कौन से पेशेंट में क्या प्रिस्क्राइब करना है वो हमें पहले से तो पता होगा नहीं, तो जैसे ही पेशेंट हो उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करने का। यस अभी सर। रिसेंटली ये शुरू किया, उससे पहले एक हेयर फॉलिंग वाला पेशेंट था जिसमें भी ट्राइड अ लॉट, हमने बहुत ट्राई किया कि कुछ मेंटल मिल जाए, मेंटल मिल जाए, मेंटल मिल जाए, लेकिन शी वाज नॉट रिवॉल्विंग एनीथिंग। फिर सिंपल स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब कर दी। तो दिस इज वेरी डिफरेंट, सब पेशेंट डिफरेंट आते हैं, वो जो बोलते हैं जो देते हैं उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करने। यस सर। आपने जब बोला था येलो म्यूकस, पता है सर्दी में बोला था आपने, फिर व्हाइट हाँ, म्यूकस कन्वर्ट होता है, व्हाइट म्यूकस में भी देना जरूरी है बेसिकली। yes, वही exactly. गलती मैं पहले कर रही थी, येलो म्यूकस में दिया पर वो व्हाइट हुआ, तो मुझे लगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन गया, तो आप तो वापस येलो शिफ्ट हो गया। तब मुझे लगा ये मेरा काम का नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी आपके हिसाब से ही करूं। No, no, specifics are works best in acutes, हाँ तो सर। acute में हेल्प करेगा। यस सर। थैंक यू सर। Yes, yes, डॉक्टर अर्चित क्या बोल रहे हो? We are equipped. Are you ready? मल्टी इक्विप, Multi equipped. Okay. हर तरह से इक्विप। Yes. हर शस्त्र को साथ में रखो और जो भी हाँ, है उस हिसाब से देना है। शूट कर दो। Yes, shoot करो। Okay, guys. Today we are going to take this session on fever. तो थेरापेटिक तो हम करेंगे, लेकिन हाउ टू डिफरेंशिएट फीवर इन योर प्रैक्टिस, कैसे आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, क्या करोगे व्हेन पेशेंट केम टू यू फॉर फीवर? सर मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है। यस, पैटर्न, ओके, देन yes, Vishwas, pattern, anyone? Appetite and thirst to differentiate the remedy, okay. Yes, Vishwas, degree of fever, that is also important. Or else जनरल्स ड्यूरिंग फीवर, ओके। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास मेंटल कंकोमिटेंट, ओके, यस मरियम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राहुल, एक्सपोजर, यस। बेसिकली जब भी पेशेंट आता है हमारे पास फीवर के साथ, तो जस्ट फाइंड आउट द कॉज। फीवर इज अ सिम्टम, लेकिन वो कहाँ से जनरेट हुआ है वो फाइंड आउट करना ट्राई करो। जब भी ये एक प्रोसीजर आप करोगे तो उसमें से आधा काम तो आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। कौन सी सिस्टम अफेक्टेड है वो आपको पहले तो पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज टेलिंग यू कि सर मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है, दैट्स इट। उसके बाद उसका कोई सिम्टम नहीं है। बोलो आपको क्या तकलीफ है, आपने पूछा। इफ यू आर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, आप पेशेंट को डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हो, आपने पेशेंट को ओपन कर दिया कि आपको क्या तकलीफ है बोलो, तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे 2 दिन से सर बुखार है, दैट्स इट। उसकी बात खत्म होगी। तो आस्क द पेशेंट कि आपको और कहीं पे और तकलीफ हो रही है, गले में कोई तकलीफ है, खांसी आ रही है, नाक में से सर्दी जुकाम, वो नहीं है तो रेस्पिरेटरी इज नॉट देयर। पेशेंट को बोलो नोजेटिव फीलिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन स्टूल में कोई तकलीफ है तो जीआई ट्रैक पूछ लो। जीआई में कोई कंप्लेन नहीं है तो आस्क अबाउट यूरिन, यूरिन में कोई तकलीफ है या नहीं है।
तो उसके ऊपर से यू कैन डिफरेंशिएट द कॉज, फीवर का कॉज कौन सा है वो आपको एक जानने को मिलेगा। दिस इज द बेसिक थिंग, इसके ऊपर से यू कैन फाइंड आउट कि कौन सी सिस्टम अफेक्टेड है। आर यू विथ मी गाइस? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि कौन सी सिस्टम इज अफेक्टेड, तो उसके हिसाब से आप मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फीवर विथ चिल्स है, इंटरमिटेंट फीवर है, कंटिन्यूस फीवर है, उसके ऊपर से तो दैट विल हेल्प यू। लेकिन कौन सी सिस्टम अफेक्टेड है, आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन देनी है, जीआई मेडिसिन देनी है, या दोनों कंबाइंड सिम्टम है, तो उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब करना है, दैट विल यू विल गेट टू नो। तो उसके लिए यू जस्ट आस्क द पेशेंट कि यहाँ अफेक्शन है, यहाँ अफेक्शन है। समटाइम्स हेडेक इज वेरी कॉमन, तो हेडेक के साथ भी फीवर हो तो यू कैन डिफरेंशिएट द कॉज। हेडेक के साथ फीवर हो तो और क्या चीज हो सकती है गाइस? इफ headache is associated with fever, Dehydration. dehydration, okay, fever, dehydration, fever होता है लेकिन इट इज रेयर कंडीशन, जनरली वीकनेस। Dengue. डेंगू में हेडेक, ओके, टाइफाइड, सॉरी, टाइफाइड, टाइफाइड, ओके, सॉरी, yes, meningitis, okay, viral infection, okay, Kita malaria, okay, Mariam sinusitis, okay. Headache is very common in fever, तो किसी भी कंडीशन में हो सकता है along with फीवर के साथ हेडेक, लेकिन पेशेंट के और कोई सिस्टम अफेक्टेड नहीं है एंड फीवर इज विथ चिल्स है या विथ राइगर्स है, and patient came to you with headache, then think of malaria. Guys, kept it in your mind. और कोई सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड, रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है, जीआई सिम्टम नहीं है, और पेशेंट फीवर के साथ, फीवर विद चिल्स के साथ हेडेक लेके आ रहा है, तो मलेरिया इज कंडीशन। इफ द फीवर विद चिल्स इज देयर, then one of the condition that is meningitis and UTI along with headache है, तो meningitis is the cause, which is rare condition। हमारे जीपी प्रैक्टिस में बहुत कम पेशेंट आते हैं meningitis वाले, लेकिन गाइस जब भी हेडेक के साथ और फीवर विद चिल्स के साथ पेशेंट आता है, तो नेवर फॉरगेट टू चेक द हेड, पेशेंट की नेक रिजिडिटी चेक करो। Okay. Now, most common cause of fever, that is viral infection, viral affection. How will you diagnose viral in your practice? Viral infection reports में कैसे आएंगे? What will be the diagnostic criteria for viral infection? क्या चेक करवाओगे? Guys, सर सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी। क्या चेंजेस आएंगे? CRP. सीआरपी बढ़ जाएगा सर। Okay. Basically, CRP came in market after COVID. Generally, CRP बच्चों में करवाते थे before COVID. Generally, ESR ही करवाते थे, लेकिन कोविड के बाद CRP का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया कि we are routinely write CRP in our practice. लेकिन जनरली चेक ESR इनिशियली, और CRP भी डेफिनेटली आप करवा सकते हो, दैट विल राइज। सीबीसी में क्या चेंज आएगा इन वायरल फीवर? हाउ विल यू डिफरेंशिएट वायरल फॉर फ्रॉम बैक्टीरियल कंडीशन एंड फ्रॉम अदर कंडीशन फ्रॉम सीबीसी? तेजस्वी, WBC राइज्ड? नो। वायरल में WBC लेस था सर। ओके, ल्यूकोपेनिया। ओके, जनरली वायरल के अंदर WBC इज रिमेन नॉर्मल और इट इज रिड्यूसिंग, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस अर्चित, CRP इज नॉट स्पेसिफिक टेस्ट दैट राइजेस इन एवरी इन्फ्लेमेशन, तो उसके ऊपर से हमको इन्फ्लेमेशन पता चलेगा इवन इन फ्रॉम ESR, लेकिन दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक टेस्ट। CBC में जनरली क्या चेंजेस आते हैं? WBC is remain normal or WBC might be reduced. This is one criteria.
अनदर थिंग, हैबिट डालो टू गो फॉर एसजीपीटी. कई बार एसजीपीटी इज ऑल्सो राइज्ड इन वायरल फीवर. गाइस, SGPT is near to 100 or below 100, above 50, that might be a CBC or SGPT condition of viral fever. तो वायरल में CBC के साथ ESR करवाओ, CRP करवाओ, along with that SGPT भी करवाने की एक हैबिट डालो. That will help you to differentiate the other condition. And viral में slightly raised SGPT is common. तो CBC, ESR, CRP, SGPT. Yes, viral hepatitis may be a condition के जिसके अंदर SGPT राइज. लेकिन जब भी हेपेटाइटिस होता है तो SGPT is raised more than 100 और near to 200, 500 इतना बढ़ता है. Not between 50 to 100, slightly rise नहीं होता. Now रेस्पिरेटरी होगा वायरल के साथ, तो यू कैन डिफरेंशिएट कि भाई कौन सी मेडिसिन होती है, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं. व्हेन पेशेंट केम टू यू विथ फीवर विथ चिल्स, तो कौन सी कंडीशन है गाइस? फीवर विथ चिल्स, Malaria. okay. Any other condition? Even guys, a fever with chills is common in viral. That is why I ask you. The viral infection may be fever with chills. लेकिन if rigor is there, chills common, लेकिन पेशेंट को राइगर हो रहा है, चिल्स के साथ शिवरिंग हो रहा है, पेशेंट ध्रुज रहा है, तो कंडीशन इज मलेरिया एंड यूटीआई. एंड द अनदर कंडीशन इज मेनिंजाइटिस. इवन टॉक्सीमिया, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके अंदर भी हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, जिसके अंदर WBC इज वेरी राइज्ड, दैट इज अबाउट 10,000 और नियर टू 20,000, दैट इज टॉक्सीमिया. तो उसके अंदर फीवर विथ राइगर्स होता है, विथ हाई ग्रेड फीवर, तो दैट यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम CBC. लेकिन इफ CBC में WBC इज नॉर्मल, देन थिंक ऑफ फीवर विथ चिल्स के अंदर कॉमन वायरल. विथ राइगर्स थिंक ऑफ मलेरिया एंड UTI एंड मेनिंजाइटिस. आर यू गेटिंग मी गाइस? I am talking about initial 2 or 3 days. जब भी CBC is normal. डेंगू के अंदर भी fever with chills होगा, लेकिन initial 2 or 3 days CBC will remain normal. So that might be considered as a viral in initial stage. तो हमें differentiate नहीं कर पाएंगे. जो हमें initial 2 or 3 days में जो डेंगू के साथ differentiate करना है, तो कौन से रिपोर्ट्स करवाएंगे गाइस? What are the differentiating criteria of dengue in initial 2 or 3 days? What are the diagnostic reports of dengue in initial 2 to 3 days? जहाँ पे CBC is remain normal. Initial 2 to 3 days, WBC and platelets are remain normal in dengue. So the reports are NS1 antigen, yes. IgG and IgM, okay. IgG and IgM is quite expensive report. So NS antigen करवाओ, dengue NS antigen, NS1 antigen, so that will help us to reveal the dengue in initial 1 to 2 or 3 days. So reports are very important. Diagnosis is very important to explain the patient. कई बार फीवर के पेशेंट को our remedies are remain common. हमारी मेडिसिन सेम रहने वाली है, लेकिन फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर द एक्सप्लेनेशन टू द पेशेंट, रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड. और अगर आपके पास पेशेंट 2 या 3 दिन तक आ रहा है फीवर के साथ, तो गाइस सिंपली गो फॉर CBC. मैंने बहुत सारे होम्योपैथ्स देखे हैं जो रिपोर्ट्स नहीं करवाते. इट इज वन ऑफ द मिथ कि होम्योपैथ्स आर नॉट routinely check for reports.
वो मिथ को हमें निकालना है। जो आपके पास पेशेंट आ रहा है 2 या 3 दिन तक बुखार चालू है तो एटलीस्ट गो फॉर सीबीसी, रिपोर्ट तो करवाना ही है, अदरवाइज यू कैन मिस द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मिस हो गया तो पेशेंट कैन आपके पास से चला जाएगा। डेंगू, डेंगू का कैसा पिक्चर होता है? How will you differentiate dengue from viral infection, and what are the common symptoms? How will you explain the patient about the dengue? Yes. Sir, there is a fever, then joint pain. There Yes. might be pain in the eyes, like back of the eyes. Hmm. Then severe headache is also there. And general weakness is also present in dengue patient. Yes. तो हमारे जो यूपेटोरियम का फेज है that is remain in 2 to 3 days. जब भी पेशेंट आता है तो वायरल फीवर के साथ आता है, वायरल फीवर जैसा पिक्चर होता है। लेकिन जब भी डेंगू हम फर्स्ट या 2 डेज में प्रिडिक्ट करते हैं जिसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता है। जब भी पेशेंट आपके साथ बुखार लेके आएगा, फीवर विद चिल्स लेके आएगा, उसको ना थ्रोट इन्फेक्शन है, उसको ना रेस्पिरेटरी सिम्टम है, या उसको सिर्फ हेडेक है, उसके साथ ना कोई गैस्ट्रिक कंप्लेन है। In those cases, you can think of dengue fever. जो डॉक्टर ने बताया कि फीवर विद चिल्स होगा, along with severe body ache, that is bone pain. पेशेंट को severe body ache होगा. When patient came to you with body ache in viral or even in dengue, the another term is acute arthritis. That is acute arthritis. That is chikungunya. Chikungunya is one of the condition जो पेशेंट बॉडी एक लेके आ रहा है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इन एक्यूट कंडीशन। लेकिन हाउ विल यू डिफरेंशिएट फ्रॉम द सिम्टम? जब भी डेंगू वाला पेशेंट ये होगा या वायरल वाला होगा जिसको बॉडी एक हो रहा है तो दैट रिमेन्स इन होल बॉडी, वाइल जो चिकनगुनिया या एक्यूट वायरल आर्थराइटिस होगा तो पेशेंट को जॉइंट पेन होगा। जॉइंट पेन, यस पूनम, जॉइंट पेन अलोंग विथ स्टिफनेस, स्टिफनेस के साथ पेशेंट आएगा। चिकनगुनिया वाला पेशेंट आपको कुछ नहीं पूछना है, पेशेंट को चलने में भी तकलीफ हो रही है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपके क्लिनिक पे आएगा। और ऐसी कंडीशन में जब भी आपके पास पेशेंट आता है और वो फीवर की कंप्लेन करता है तो यू कैन थिंक ऑफ चिकनगुनिया इनिशियली, और समटाइम चिकनगुनिया इज नॉट सीन ऑन रिपोर्ट्स, तो इन दोस केसेस यू कैन पुट द डायग्नोसिस दैट इज viral arthritis, acute viral arthritis. Or the best homeopathic remedy for acute viral arthritis, guys? Anyone? Guys, any remedy you know for acute viral arthritis or acute rheumatism or chikungunya in initial stage? Yes, Kita, Eupatorium P, okay. Yes, Punam, Eupatorium, yes. Yes, Krishna, कौन सी मेडिसिन दोगे? Guys, any other except, okay, Belladonna, Restox, okay. Eptias picata, okay, that is small joint pain, okay, we can use this. Chenopodium, I don't know about Chenopodium. Colchicum we can think of. Yes, Kita Prionia. Again, one rare medicine that I would like to share with you, that is Rhamnus california. Guys, open Rhamnus california in your boric material. Can anyone read it from boric? Rhamnus, that is RHAMNUS. Rhamnus california. Californica. Can anyone read it? Yes, sir. Please. Sneha. Sir, for extremities, na? From, Yeah, head. from general symptom. One of the most positive remedies for rheumatism and muscular pains.
pleurodynia lumbago gastralgia, vesical tenesmus, this is dysmenorrhea, pain in head, neck, face, inflammatory rheumatism, joints swollen, painful, tendency to metastasis, profuse sweat, rheumatic heart. This guys inflammatory rheumatism. जब भी आपके पास acute inflammatory rheumatism के साथ पेशेंट आता है, then you can think of this remedy. Extremities में क्या है? Sir, unable to control muscular actions, legs are sore, walked like a drunken man. Yes, walk like a drunken man. That is specific indication of this remedy. Can anyone explain walk like a drunken man? कैसे चल के आएगा? पेशेंट को OA नी हो या फिर पेशेंट को acute complaint हो, तो पेशेंट आपके पास ऐसे चल के आएगा, like this. That is like drunkard. ऐसे walk करेगा. This is like drunkard. Are you getting me? This is the typical walk of Ramanus californica. Okay, guys, this is the indication of this remedy. Sorry, हाँ, leg workout के बाद exactly अभिनव leg day जब भी जिम में होता है उसके बाद जो typical walk होती है, that kind of walk. तो कौन सी मेडिसिन दोगे? In those cases आपके जितने भी फ्रेंड्स है who are going for जिम डेली और लेग डे के बाद जब भी पेन होता है तो कौन सी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करोगे? आर्निका. यस केता, आर्निका. एंड जब भी लेग डे होता है तो उसके बाद पेन इज स्पेशली ऑन कैफ मसल एंड थाई, तो इन दोस केसेस यू कैन आल्सो यूज बेलिस्पी. तो आर्निका 200 एंड बेलिस्पी 200. ask the patient or ask your gym friend ki take it on the day of leg day and see the result. I have started giving these two remedy combination at 3 or 4 gym near our clinic, जहाँ पे हम clinical trial कर रहे हैं, and I am going to share you this is the combination Arnica 200 and Belispi 200. Use it, उसको दूसरे दिन लेग पेन नहीं होगा. This is by sure. आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप बना सकते हो leg after leg day combination and you can give it. Guys, पेशेंट को पेन नहीं होगा, आपके जिम फ्रेंड को पेन नहीं होगा. That is Arnica and Belispi. 2 remedies are there. Okay, back to fever. Eupatorium P, yes guys, we all are using this remedy and it works wonderfully. लेकिन उसके साथ साथ you can use this remedy, that is Ramanus californica. Are you with me? This is rare remedy, but when you start using rare remedy, it becomes common remedy. Start it in your practice. Eupatorium P तो है ही, हमारी Rustox is also there. You can give Rustox for joint pain in viral fever or even in chikungunya patient in acute condition. Now, fever with chills, fever with rigors. One is malaria, one is UTI. Fever with rigor के साथ जब भी patient आता है, then never ask about the urine. कई बार पेशेंट आके बोलेगा सर मुझे सिर्फ ठंडी लग रही है, पेशेंट को बुखार नहीं आ रहा है, सिर्फ चिल्स है और सिर्फ राइगर्स है. In those cases, even ask for urine, especially in female patient. In female, UTI is very common. What is the cause? Why UTI is common in female? Short urethra. Yes, short urethra that can very easily expose to the atmosphere. That is why UTI is very common in female और उसमें भी recurrence रहता है. आपके प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट आएंगे जिनको रिकरेंट UTI होता है.
एंड जब भी कल्चर रिपोर्ट करवाते हैं तो कौन से बैक्टीरियाज आर वेरी कॉमन? एनीवन नो? E. coli. यस, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया आएंगे। और दूसरे कॉमन बैक्टीरिया, हॉस्पिटल इंड्यूस्ड बैक्टीरिया, Klebsiella. सॉरी, Klebsiella. yes, that is Klebsiella. So E. coli is very common, and जब भी कल्चर रिपोर्ट के अंदर E. coli आता है, then guys note it down this medicine. Use Basilinum, the highest potency you have in your box. Single dose of Basilinum, 10 mg, 1 mg or cm, whatever the highest potency you have. Give the single dose of Basilinum along with the common symptomatic remedy. कौन सी मेडिसिन दोगे आप यूटीआई में? Cantharis, यस, Berberis vulgaris, Apis. Pyrogenum effectiva, सॉरी, Pyrogenum, yes, pyrogenum. Okay, guys, I would like to tell you about the pyrogenum. When we are talking about pyrogen, जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिसका फीवर इज नॉट गेटिंग रिलीफ इवन आफ्टर 15 days, अननोन कॉज ऑफ पायरेक्सिया, और जिसका कॉज भी मिला है, पेशेंट इज इवन ऑन एंटीबायोटिक, फिर भी फीवर इज नॉट गेटिंग कट ऑफ, आपने बेलाडोना दे दिया, आपने आर्निका दे दिया, patient having bacterial infection, patient having high grade WBC, patient having 20,000 WBC, patient is in toxemia, fever is not getting cut off. In those cases, use pyrogen. जब भी पस फॉर्मेशन होता है इन यूटीआई, एक्सेसिव पस, 100 पस आ गए यूरिन के रिपोर्ट में, 200 pus, plenty pus in urine routine micro, then think of this remedy. That is pyrogen. Start using pyrogen in higher potency. 1 mg का सिंगल डोज दो. Don't repeat this remedy much. 1 week के बाद आप वापस रिपीट कर सकते हो if fever is persist. लेकिन this is our clinical experience. pyrogen देने के बाद पेशेंट का फीवर रुक जाएगा. If the UTI is there, if their pus is excessive, patient के pus कम हो जाएंगे. I am talking about clinical experience. I don't know Materia Medica में कौन सी बुक में लिखा है, लेकिन this is what about I am talking. That is experience, and you start using it in your practice. Pyrogen for bacterial infection. Pyrogen for UTI, acute or chronic. E. coli is there, think of pyrogen. Basilinum along with, if fever is there, think of pyrogen. If the only bacteria is there, prescribe basilinum. For prescribing pyrogen, fever must be there. High grade fever along with that toxemia. UTI में और मेडिसिन आपने बोली कैंथारिस, आपने बोली एपिस. How will you differentiate Apis from Cantharis? कैसे differentiate करोगे? Guys, how will you differentiate Apis from Cantharis? दोनों के अंदर बर्निंग होगा, दोनों के अंदर यूरिन की फ्रीक्वेंसी होगी. How will you differentiate? Starting with, okay, Apis large drop burns, okay. Modalities, क्या modality है विश्वास, Apis और Cantharis की? In Apis, urine output is less. Yes, that is Pooja Garg. Okay, this is the okay, ameliorate continue urination. Okay. अभी तक मुझे एपिस और कैंथारिस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिला है,
rather than जो पूजा ने बोला कि if the एपिस पेशेंट इज देयर, उसको यूरिन की फ्रीक्वेंसी होगी और उसके साथ साथ यूरिन फ्लो इज लेस। पेशेंट यूरिन जाएगा लेकिन यूरिन की फ्लो इज वेरी लो। पेशेंट बोलेगा कि मैं यूरिन पास करने जाता हूं लेकिन यूरिन की क्वांटिटी नहीं है। हर बार मुझे टेनेस्मस हो रहा है, मुझे डिजायर हो रही है, फ्रीक्वेंसी इज देयर बट urine output is less. In those cases, use EPIs. Or the another condition कि constant urination है, excessive burning है, severe tenesmus है, लेकिन every time along with that patient का urine का flow ज्यादा है. This is the main differentiating point between Cantharis and EPIs. Both have edema. Both have burning, both have tenesmus. Last drop burn is specific in EPIs, लेकिन UTI वाले बहुत कम पेशेंट आके बोलेगी कि लास्ट ड्रॉप बर्न करना है, बहुत कम, क्योंकि उसकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, उसको इचिंग होगा, बर्निंग होगा, जलन होगा, इरिटेशन हो रहा है, तो कई बार पेशेंट इज मिसिंग द सिम्पटम. एंड इफ द पेशेंट इज थर्स्टलेस along with our typical symptom, urine ka flow kam aana, then confirm the prescription, that is EPIs. Are you with me? इसके अलावा कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको मिले तो you just let it me. Sir, can you repeat for Cantharis? What is the differentiating point? एक ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, दैट इज इन एपिस एंड कैंथारिस. एपिस के अंदर फ्लो इज लेस, यूरिन की फ्रीक्वेंसी इज देयर लेकिन यूरिन का फ्लो कम है. कैंथारिस के अंदर फ्रीक्वेंसी इज देयर लाइक एपिस लेकिन फ्लो इज ग्रेटर, फ्लो ज्यादा है, यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा है. इवन मर्क्सोल हैविंग द टिपिकल tenesmus like Cantharis. कैसे डिफरेंशिएट करोगे Cantharis and Moxol in your practice? Nice. Moxol and Cantharis. Yes. Moxol having excessive thirst, then Cantharis having less thirst or no thirst during the chill specific, that is Cantharis. Moxol having tenesmus, even Mercor having more tenesmus than Moxol. लेकिन Cantharis having tenesmus in urination, while Moxol and Mercor having tenesmus or frequency in urine as well as in stool. When patient came to you कि मुझे urine की भी frequency है and along with that stool की भी frequency है, that is dysentery kind of situation या फिर IBS kind of situation. In those cases, if patient is thirsty, then think of Moxol. And if patient is thirstless and tenesmus is only in urine, then think of Cantharis. These are the very minute differentiating point. लेकिन in clinic, this differentiating point will help you a lot to differentiate the remedy, to differentiate the condition. Yes, Archit, equisetum. क्या है equisetum का indication? So it is same as Cantharis. Yes. उसको भी inclination to urine, burning in urine, same Cantharis की तरह है, लेकिन just one line to rule out that I know from EB Nash is these remedies successful in cases where the Cantharis does not help. बाकी के सब सिम्टम्स सर सेम है, बर्निंग इन यूरिनेशन है, इंक्लिनेशन टू यूरिन है,
क्वांटिटी भी ज्यादा आ रही है और पेशेंट को ऐसा फील होता है कि सर अभी यूरिन आएगा, वो खड़ा होकर यूरिनेशन के लिए जाता है लेकिन सेंसेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि ब्लैडर फुल हो गया है, पेट में दर्द कर रहा है, but Yes. patient urination does not satisfy the concern. Same as in nux vomica, which has with stools. Nux vomica का stool को ऐसा है कि अभी टॉयलेट जाना पड़ेगा लेकिन स्टूल sufficiently नहीं होता है। Satisfactory नहीं होता। Yes, that is here where I rule out equisetum. I have given the patient the cantharis, but patient come with the same complaint, no relief. Then I think of equisetum. I do not prescribe first equisetum, but after cantharis has failed, then I think of equisetum also. Yes, guys. Yes, Archit, you are absolutely right. Equisetum is very similar to cantharis, and when cantharis fails, we can think of this remedy. जब भी पेशेंट ऐसा बोले कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी है और उसके साथ लोअर एब्डोमेन डिस्टेंडेड है या लोअर एब्डोमेन में हेवीनेस लग रहा है, then we can think of this remedy. સર Yes. એક પેશન્ટ છે જેનો પ્રી વોઇડ અને પોસ્ટ વોઇડ પોસ્ટ વોઇડ ઘણું બધું બ્લેડરમાં રહી જાય છે. हाँ. પ્રોસ્ટેટ રૂલ આઉટ કરવામાં આવેલી છે પ્રોસ્ટોમેગાલી, બટ એને બર્નિંગ ઘણા ટાઈમથી છે, 1 વર્ષથી લિટરલી બર્નિંગ છે. કેન્થારિસ હેલ્પ નથી કરતું, મેં આપી છે, તો કેન આઈ ટ્રાય ઇક્વિસિટમ? डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन इफ द पेशेंट हैविंग रिटेंशन ऑफ यूरिन, ब्लैडर के अंदर रिटेंशन है, तो ओपन कोपाइवा इन योर बोरिक, कोपाइवा निकालो गाइस। कोपाइवा, ओके। पेशेंट आपको बोलेगा कि हर 15 मिनट में मुझे यूरिन जाना पड़ता है, every 15 minutes, that frequency of urination. In those cases, think of this remedy, that is Copaiva. If I am not wrong, in Fatak repertory, this is the remedy which is mentioned, frequent urination every 15 minutes. और जब भी retention रहता है, तो this is the remedy. Can anyone read urinary from Copaiva in Boring? Yes, sir. Please. A burning pressure, painful micturition by drops, retention with pain in bladder, anus and rectum, catarrh of bladder, dysuria, swelling of orifice, constant desire to urinate, urine smells of violets, greenish turbid color, peculiar pungent odor. तो रिटेंशन की जब भी बात आती है, if the prostate is the cause और उसके अलावा भी कोई कॉज हो, रिटेंशन ऑफ यूरिन के कौन से कॉज हो सकते हैं गाइस? प्रोस्टोमेगाली, प्रोस्टेटमेगाली, यस, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, वो भी उसकी एक स्पेसिफिक मेडिसिन दिखाता हूँ आपको। ओके, फिर स्टोन, ओके, और ब्लेडर मसल्स। गाइस, होम्योपैथ के साथ ऐसे पेशेंट आते हैं विच आर नॉट क्योर्ड एनीवेयर, और जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे जिसको रीनल स्टोन नहीं है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा नहीं है, फीमेल पेशेंट है तो प्रोस्टेट की तो बात ही नहीं है, ऑल दो पेशेंट हैविंग रिटेंशन, इन दोस केसेस ब्लेडर के मसल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, पेशेंट हैविंग कांस्टेंट डिजायर टू पास यूरिन, फिर भी ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन of the muscle is not working properly, and due to that patient having retention of urine, in those cases think of this remedy, that is Copaiva. और कंडीशन में तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इवन पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे वर्टिकल यूरिन हो रहा है, यूरिन का फ्लो दूर तक नहीं जाता है, तो कौन सी मेडिसिन दोगे गाइस? एनीवन फॉर वर्टिकल यूरिन? ये फीवर में से हम जरा यूटीआई में आ गए, लेकिन मजा आ रहा है, तो लेट्स गो विद द फ्लो। यस अभिनव, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज हेपार सल्फ। गाइस, ओपन हेपार सल्फ इन योर बोरिक। सर मतलब वर्टिकल यूरिन मतलब
पेशेंट को मेल स्पेशली जब भी पेशेंट आता है तो उसका यूरिन इज नॉट गोइंग टू डिस्टेंस, ओके, प्रेशर नहीं है, फ्लो प्रेशर इज वेरी लेस, No उसकी stream, वजह से, no stream, सॉरी, no stream in urine. Just नो स्ट्रीम। जो यूरिन का स्ट्रीम होना चाहिए वो स्ट्रीम नहीं आता, जस्ट यस, ड्रॉप्स पैर पे गिरते हैं वो। स्ट्रीम Okay. दूर तक नहीं जाती है, धार दूर तक Okay, नहीं thank you. जाती है। पेशेंट आके ऐसा बोलेगा कि डायरेक्ट नीचे ही यूरिन गिर रहा है। इन दोस केसेस वी कैन थिंक ऑफ हेपार्सल। अभी नो एक्सीलेंट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मेडिसिन फ्रॉम एनीवन, दैट इज हेपार्सल गाइस, ओपन हेपार्सल। बोरिक में लिखा हुआ है, Yes, sir. कहाँ लिखा हुआ है देखो, Voided slowly without force, drops vertically, bladder weak. Seems as Vertically if some गिरा। always remained. यस, यूरिन रिटेंशन है, वर्टिकली यूरिन आ रहा है, देन इन दोस केसेस यू कैन थिंक ऑफ हेपार्सल। नाउ अबाउट स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, किसी ने बोला स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा इसको, तो कौन सी मेडिसिन है? Anyone knows any specific remedy for stricture urethra? Yes, Poonam, you are absolutely right. That is clematis. Can anyone read clematis from Kent Materia Medica? The way he explained, that is excellent. Clematis from Kent Materia Medica, Kent Lecture of Materia Medica. Last fourth paragraph, if I'm not wrong. Can anyone read it? Snehal? Yes, sir. Bladder, while it has both sides, strange to say, there is more trouble in the glands that are on the right side of the body than on the left. It has produced much trouble in the bladder, constant urging to urinate, most painful tenesmus, flow stopping and starting. The urethra is painful to pressure. Micturition is remarkably slow, only a feeble stream because of the smallness of the urethra. Can I read for Ageka sir? Yes, please, please, please. It is the nature of this remedy to infiltrate and inflame tissues, and hence it is useful in those cases of gonorrhea where they have been slow in passing away, where they have been treated by injection. That slow inflammation of the urethra will infiltrate, and the urethra feels like a large whipcord, painful upon pressure, and this goes on until the canal is almost closed. You will be surprised to find that when clematis is indicated, that after giving that remedy, the discharge is re-established, and soon the old stricture goes away. At the end of 2 or 3 months, he feels nothing of it. कितने टाइम में? 2 or 3 months. Yes. Guys, use clematis for 2 to 3 months in 30 or 200 potency with the typical patient of stricture urethra. Patient का stricture urethra चला जाए. The confidence given by Kent, and that is clinically proven in our practice. होम्योपैथी में बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जहां पे अदर साइंस हैविंग लिमिटेशन, जहां पे उनका स्कोप खत्म होता है, उनकी लिमिटेशन आती है, वहां से अपना स्कोप शुरू होता है. डोंट गेट सरप्राइज, लेकिन कैन ने भी लिखा है कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि रीएस्टैब्लिश होगा फ्लो, एंड दैट इज ट्रू. That is happening in practice. That homeopathy can do. Stricture urethra में क्या करते हैं? In other science, anyone know? That is surgical, clearly surgical condition. Yes, Poonam, uroplasty. और पेशेंट को, yes, anyone?
सर्जिकल कंडीशन होती है जहां पे स्टेंट भी कहीं पर लगाते हैं और यूरोप्लास्टी भी करते हैं. ओके, तो दिस इज क्लियरली सर्जिकल कंडीशन, और जिसके अंदर होम्योपैथ कैन डू लाइक एनीथिंग. आर यू विथ मी? Yes, sir. नाउ बैक टू यूटीआई. और कौन सी मेडिसिन दो? सर जी पस ही आ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा. व्हाइट पस इज ओनली coming out from the urethra. मिल्की व्हाइट पस आ रहा है. कौन सी मेडिसिन? माइरेस्टिका नहीं, नो, that is not pus from urethra. Guys, Hemophilia. हेमोफीलिया में नहीं, मिल्की व्हाइट तो नहीं उसमें शायद. ओपन पेट्रोसेलिन in your body, not petroleum, that is petroselenium. Can anyone read? Snehal? Yes, sir. 1 minute. Ah, Petroselenium. petroselenium. Yes, sir. I have found it. Urinary, burning, tingling from perineum throughout whole urethra, sudden urging to urinate, frequent voluptuous tickling in fossa navicularis, gonorrhea, sudden irresistible desire to urinate, intense biting, itching deep in urethra, milky discharge. मिल्की डिस्चार्ज, पस फॉर्मेशन, पस आ रहा है यूरिन में से. पेशेंट आपको आके बोलेगा कि सर यूरिन करने जाऊं तो व्हाइट डिस्चार्ज आता है. दिस इज द रेमेडी ड्यू टू यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन के साथ. पेशेंट को फ्रीक्वेंसी है, पेशेंट को बर्निंग है, पेशेंट को इरिटेशन हो रहा है, पेशेंट को इचिंग हो रही है, अलोंग विद दैट जो पस आ रहा है, देन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. Are you with me? Yes, sir. यूटीआई में जब भी यूरिन पास करने जाता है तो पेशेंट को बर्निंग होता ही है, लेकिन यूरिन पास करने ना जाए तो भी बर्निंग होता है. पेशेंट आके बोलेगा कि सर यूरिन पास नहीं कर रहा हूं फिर भी मुझे बर्निंग हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन है? Cantor is having burning while urination, Epi is having burning while urination, लेकिन पेशेंट को यूटीआई है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, although having burning sensation in urethra. कंडीशन तो सही है ना, ऐसा हो सकता है ना? Guys, are you with me? Yes, sir. हाँ. न्यूली मैरिड वुमन जब भी आपके पास आएगी यूटीआई लेके, कौन सी मेडिसिन दोगे? स्टेफिसेगेरिया. यस. हाथ में चूड़ा पहन के आई है और यूटीआई की कंप्लेन कर रही है तो डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग. कई कल्चर के अंदर 1 साल तक पहनते हैं, लेकिन 2 to 3 months इट इज वेरी कॉमन. चूड़ा, आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज चूड़ा? Yes, sir. आई डोंट नो व्हाट अदर टर्म में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन आई नो इट एज अ चूड़ा. नया नया सिंदूर लगा के आती है और साथ में चूड़ा पहन के आती है, एंड कंप्लेनिंग फॉर यूरिनरी कंप्लेन, कंप्लेनिंग फॉर बर्निंग यूरिनेशन, एंड थिंक ऑफ स्टेपी. ओपन स्टेपी एंड स्नेहा, प्लीज रीड इट. स्नेहल. Yes, sir. Parts very sensitive, were sitting down, irritable bladder in young married women, leukorrhea, prolapses with sinking in the abdomen, aching around the hips. ये कौन सी बुक में से पढ़ा आपने? Boric only, sir. There is female. Read from urinary. Yes, sir. I'll read it again.
Cystitis in lying in patient, ineffectual urging to urinate in newly married women, pressure upon the bladder, feels as if it did not empty, sensation as if a minute, Snehal. You can use this remedy for retention of urine. पेशेंट को सेंसेशन रहता है कि यूरिन कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ है. Yes, please. sensation as if a drop of urine were rolling continuously along the channel, burning in urethra during micturition, prostatic troubles, frequent urination, burning in urethra when not urinating, Yes, urging. hold it. Burning in urethra when not urinating. The remedies are Staphy, Thuja, Sebel cerulata, Ferric. and Sharon P. That I am not using. We are using Thuja, Sebel cerulata, and Staphy for such condition. Sebel cerulata is one of the good remedy for prostatic enlargement. Along with that, it is one of the best remedy for UTI. मुझे जब भी मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा था कि हमारी कॉलेज में तो ऐसा पढ़ाते हैं कि एक फीमेल पेशेंट को सेबल सेरुलेटा दे दी सर. मैंने उसको बोला कि सेबल सेरुलेटा इज वन ऑफ द इंडिकेटेड रेमेडी फॉर फीमेल कंप्लेंट आल्सो. Any indication you know for female complaint Sebel cerulata? Oh, sorry. Hair falling. Okay, no. Female complaint. Menstrual complaints. Okay. Or Underdevelopment of secondary organs. yes. Breast is shrivel. Open from Borik. As a female doctor, आपके पास बहुत सारे female patient आएंगे. They are not satisfied with the size of their breast. Yes, sir. In those cases, you can use this remedy. That is Sebel cerulata. Yes, sir. Breast shrivel, another remedy that is iodum and Kaliya. As we all know, all the glands are enlarged in iodum except breast. तो जब भी hot patient है, excessive appetite है, and breasts are shrinked, then think of this remedy. तो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है. Don't stick with the mind कि ये मेडिसिन मेल की ही है, ये मेडिसिन फीमेल की ही है. Male medicine sepia, you can use sepia in male, you can use pulsatilla in male. तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन मेल की है, फीमेल की है. More prominent used in female. Male, you can use it if you get the condition. Constant desire to pass urine, especially at night, that is Sebel cerulata. We can use this remedy for even enuresis, cystitis, difficult urination, night urination due to diabetes mellitus. रात को यूरिन की फ्रीक्वेंसी एक्सेसिव है, which is very common in diabetic patient. सर जी एक लेक्चर માં છું, અડધો એક કલાક પતે પછી કોલ બેક કરો. Guys, excessive frequency of urination at night without burning, without pain, only frequency of urination. Even diarrhea is painless. Acid Phosphoric acid. Remedy. Podophyllum. Phosphoric acid. Acid phos, yes, open acid phos. मैं जरा एक फोन ले लेता हूं. Acid phos, that is phosphoric acid. Open it in your body. Snehal, आप अच्छा पढ़ते हो. Yes, sir. Urine, na, sir, only.
Frequent profuse watery milky diabetes micturition preceded by anxiety and followed by burning, frequent urination at night, phosphaturia. Especially urination at night, excessive urination at night, diabetic patient, mental and physical weakness. Even guys, read it from stool. उसमें लिखा होगा painless diarrhea. Yes. White, watery, involuntary, painless diarrhea. That is acid phos. दोनों white है. Urine भी white और stool भी white. Even acid phos is one of the good remedy for typhoid fever. सर पेनलेस डायरिया को पेशेंट कैसे एक्सप्लेन करेगा? जनरली बच्चों के अंदर होता है. पेशेंट को शायद पेन इज नॉट मैटर, लेकिन वी कैन डिफरेंशिएट कि पेशेंट 10 बार स्टूल जा रहा है लेकिन उसको कोई कंप्लेन नहीं है, नॉट इवन वीकनेस, दैट वी कैन कंसिडर एज अ पेनलेस डायरिया. पोडो इज द लीडिंग रेमेडी, अनदर इज एसिड फॉस. पेशेंट को 10 बार स्टूल गया है, 15 बार स्टूल गया है, स्टूल इज एक्सेसिव, frequency is excessive, although patient is stable. ना मेंटली अफेक्ट कर रहा है, ना फिजिकली वीकनेस या टायर्डनेस फील नहीं हो रहा है, ना नो ब्लैकआउट, नथिंग. दैट इज पेनलेस डायरिया. आर यू गेटिंग मी? यस सर. This is the common remedies for UTI. સર મારી પાસે એક પેશન્ટ છે જે મને એવું કહે છે ને એમને યુરિન પાસ થઈ જાય ને એના પછી છે ને એર પાસ થાય છે. મેલ પેશન્ટ છે. Remedy is સારસાપરીરામાં છે આ સિમ્પટમ. sarsaparilla છે. Remembering right now. 2 मेडिसिन है, सारसा में देख लेते हैं वो तो. Even sarsa is one of the good remedy for UTI. સર કેનાબિસ પણ અપાય ને આની અંદર યુટીઆઈ માં? कैनाबिस उसका जो टिपिकल पिक्चर है कि स्वीट एक्सपेक्टोरेशन होता है, तो ऐसा कुछ हो तो वी कैन थिंक ऑफ कैनाबिस. यूटीआई में कैनाबिस के स्पेसिफिक सिम्टम, एनीवन are using cannabis for UTI? Sand in urine. Okay. I'm not frequently using cannabis for UTI, लेकिन according to Krishna, कि sand in urine के अंदर we can use it. Common symptom है burning है, that is mentioned, dribbling है, तो common UTI के symptom है. मेंटल पिक्चर जो मिले तो वी कैन थिंक ऑफ दिस. वो फ्लैटुलेंस वाला, दैट इज वेरी पिक्युलर. मुझे मेडिसिन, आई एम नॉट रिकॉलिंग द मेडिसिन राइट नाउ, लेकिन आई विल जस्ट गो थ्रू मटेरियल, मैं आपको बताता हूँ कौन सी मेडिसिन. आइसोस्टिग्मा ऐसा कुछ भी है इसके अंदर शायद है. આઇસોસ્ટિગ્મા में સર પેશન્ટ છે ને ટિપિકલી એવું કહે છે કે યુરિન આખું પાસ થઈ જાય ને એના પછી છે ને એર પાસ થાય છે ને લાસ્ટમાં એક ડ્રોપ પડે છે જેના લીધે એમનું અંડરવેર બગડી જાય છે. बगड़ी है. ओके, कैन अंडरस्टैंड. लेकिन चलो वो फ्लैटस वाला कुछ ढूंढते हैं, मिलेगा डेफिनेटली, विच इज वेरी पिक्युलर, और वो मिल जाए तो दैट इज गैस सारसापरिलिया. सिंगल रेमेडी इन रेपर्टरी. यूरिन गैसी, that is sarsaparilla, single remedy according to Krishna. तो यूज कर सकते हो गाइस. किसका केस था ये? પરહીન. हाँ, फरीन. फरीन बहुत सारे पेशेंट देखती है. कितने 30, 40, 50 पेशेंट की ओपीडी हो जाती है फरीन? नहीं सर, अभी तो इंटर्नशिप चल रहा है. अरे इंटर्नशिप में आप अच्छे पेशेंट देख लेते हो. आपकी जो क्वेरी होती है वो टिपिकल प्रैक्टिकल क्वेरी होती है, दैट इज रिलेटेड टू पेशेंट ओनली. गुड, अच्छा है. देखो इंटर्नशिप में भी पेशेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज गुड.
ओके, बोलो। फाटक के अंदर क्या है? वही सारसापरिला के अंदर लिखा हुआ इन फाटक स्पेसिफिकली एयर passes from bladder during urination. तो अपने पेशेंट को आफ्टर है, लेकिन वी कैन कंसीडर इट. तो फरीन यूज इट सारसा. ओके सर. ट्राई किया आपने? नहीं, डर लग रहा था अभी तक. क्यों डर क्यों लग रहा है? इतना पिक्यूलर सिम्टम है, इतनी पिक्यूलर मेडिसिन मिल रही है, तो डर क्या है? मेरे को ये मेडिसिन याद थी, लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया. नो द मेडिसिन आपने ही सारसापरिला बताया. हाँ. इतना पिक्यूलर मेडिसिन सिम्टम है, और जो मिल रहा है, तो मेडिसिन विल वर्क डेफिनेटली. यूज इट. सर कौन सी पोटेंसी में 200 प्रॉब्लम? TDS. जब भी आप ये माइंड में डाल दो, जितने भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है पोटेंसी में, इफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल सिम्टम, तो यूज इट इन 30 और 200 पोटेंसी. और स्टार्ट इट विथ ओडी. आपको डर लग रहा है तो, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इट. ओडी करो, बीडी करो, देन गो फॉर TDS. Sir, I wanted to share an experience with you. Yes. In respiratory lectures, you told us about Vyathia and Arundo. Yeah. So after some days, I was suffering from same complaints. So I took Vyathia for 200. It gave me relief, but na एक दिन बाद I got different set of symptoms. Like there was a burning in my throat, and I was completely restless. देन मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं. सो मैं ऑब्वियसली मेरे कॉलेज में जो टीचर्स है उनके पास गई. सो शी टुक माय केस एंड शी वाज वेरी हैप्पी दैट आई नो वायथिया. सो आफ्टर दैट शी गेव मी एकोनाइट एंड देन आई वाज बेटर. सो मुझे समझ में नहीं आया कि वायथिया लेने के बाद मुझे इतनी परेशानी क्यों हुई. बेसिकली ये जो तकलीफ होती है ना, वो हमारे बैक ऑफ माइंड के लिए होती है कि जब भी हम वो माइंड में रखते हैं कि ये मेडिसिन एग्रावेशन होता है, तो ऐसा नहीं होता है. वो एक स्टेज होता है. एक बार आपने कोई मेडिसिन ले ली, तो उस टाइम वो मेडिसिन की जरूरत थी, एंड देन सिम्टम्स आर चेंज्ड. एट दैट टाइम यू नीड अनदर रेमेडी. उस टाइम एकोनाइट की एंजाइटी थी, तो अपने सर ने एकोनाइट दी थी, तो यू जस्ट कंप्लीटली गेट क्योर्ड. ओके. तो वो जो एग्रावेशन का माइंड में सेटअप है ना, वो निकाल दो. ओके सर. इनिशियली वो एग्रावेशन ही आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी. यस, आई गॉट स्कैर्ड ऑब्वियसली कि वायथिया के बाद ऐसे क्यों हुआ. हाँ, तो वो वायथिया नहीं, कोई और मेडिसिन ली होती तो कोई और स्टेज आता, लेकिन स्टेज आ सकता था. दैट टाइम यू हैव टू प्रिस्क्राइब अनदर रेमेडी. उस टाइम जो प्रोमिनेंट सिम्टम है वो मेडिसिन देनी. ओके. ओके सर, थैंक यू सर. वो जो हमारे माइंड में ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकाल एग्रावेशन, तो ही आप ब्रॉड माइंड से सोच पाओगे कि अब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या है. नहीं तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का एग्रावेशन ही दिखेगा. ओके सर. होता है ऐसा? यस सर, आई नो अबाउट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ऑर्गेनन. इसीलिए वो माइंड में से निकाल देता है. ओके सर. सेकंड प्रिस्क्रिप्शन फॉर अनदर रेमेडी, वही माइंड में रख. ओके सर. या इंक्रीज द डोज, इंक्रीज द पोटेंसी. लेकिन वो जो फर्स्ट हमारे माइंड में सेटअप हुआ है कि एग्रावेशन हो सकता है, वो निकाल. दिस इज फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर स्नेल. वो आपकी इनिशियल प्रैक्टिस में वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा आपको. आपको एक पेशेंट 10 पेशेंट नहीं, आपको 100 पेशेंट देखने दिन में, तो एग्रावेशन वाला तो माइंड में से निकाल के ही बैठना, तो ही काम कर पाओगे. मतलब सुबह का पहला पेशेंट आ गया कि सर आपकी दवाई के बाद ये हुआ, तो आपका पूरा दिन बगड़ेगा. आप पूरे दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. दिस इज वेरी कॉमन. अभी ये सिम्टम है तो ये मेडिसिन, दैट्स इट, सिंपल. ओके. स्पेशली सर. यस.
अगर कोई स्किन कंप्लेन हो और लाइक आई हैड अ पेशेंट ऑफ सोरियासिस और उसको ना क्या हुआ, मैंने ना उसको फास्फोरस 200 का डोज दिया था, एचएस दिया था ट्वाइस अ वीक और समथिंग, और ना वो नेक्स्ट टाइम 15 डेज के बाद आया ना तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ गए, और वो ऑलरेडी पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे था और फिर उसने बंद की थी एलोपैथिक ट्रीटमेंट, उसके बाद होम्योपैथिक स्टार्ट की थी। तो इज इट बिकॉज ऑफ द सप्रेशन, वो सप्रेशन बाहर निकल रहा है, ऐसा है? सप्रेशन बाहर नहीं, लेकिन जब भी पेशेंट इज ऑन एनी एलोपैथिक मेडिसिन, वो स्टीरॉइड हो या सिंपल एलोपैथिक मेडिसिन हो, लेकिन वो जब भी बंद करता है तो वो विड्रॉवल सिम्टम आते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ दिस ऑटो इम्यून डिसीजेस। आर्थराइटिस वाला पेशेंट हो, सोरियासिस वाला पेशेंट हो, तो जब भी आपके पास पेशेंट आए जो वो एलोपैथी मेडिसिन ऑलरेडी ले रहा है, तो डोंट आस्क द पेशेंट कि आप पहले दिन से वो बंद कर दो, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसने 10 दिन से बंद कर दी है, तो पेशेंट को वो बोल के ही भेजो कि आपने वो दवाई बंद की है, तो वो विड्रॉवल सिम्टम आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कोई सिम्टम आएगा तो उसके लिए मैं होम्योपैथी दवाई दूंगी। सब पेशेंट में विड्रॉवल सिम्टम आते ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप में कुछ भी आया तो दैट इज नॉट ड्यू टू अवर मेडिकेशन, that is due to your withdrawal symptom of previous medication, especially in psoriasis, eczema and that arthritis वाले पेशेंट। क्योंकि कई बार वो माइंडसेट होता है कि जब भी होम्योपैथी लेने जाए तो वो आगे की सब दवाई बंद कर देते हैं, वो जो 5 साल से सप्रेस किया हुआ होता है वो एकदम बंद कर देंगे तो फ्लेयर अप होने ही वाला है। आर यू गेटिंग मी? जब भी पेशेंट आपके पास स्टीरॉइड लगा के आ रहा है, इवन पेशेंट इज ऑन टॉपिकल स्टीरॉइड, तो एकदम बंद मत करो। पेशेंट को बोलो कि यू कीप कंटिन्यू विथ योर प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन, अलोंग विथ दैट वी आर स्टार्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड जैसे आप ऑलरेडी लगा रहे हो, उसके साथ भी आपको तकलीफ है, तो अभी वो चालू रखो। जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेबल होगी, उससे आपको इंप्रूवमेंट लगेगा, तो वो मेडिसिन को टेपर्ड ऑफ करेंगे, उनको हम ग्रेजुअली कम करेंगे, एकदम से बंद मत करो। तो मेरे बहुत फ्रेंड्स है, मेरे प्रोफेसर है, दे इवन डोंट अलाउ पेशेंट टू टेक एनी हाइपरटेंसिव मेडिसिन अलोंग विद होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन मेहरबानी करके आप ऐसा मत करना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि मेरी दवाई से ही बड़ा है। तो एक क्राइटेरिया रखो ऐसा, जब भी पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन स्टीरॉइड और ऑन टॉपिकल स्टीरॉइड और इवन ओरल स्टीरॉइड, तो ओरल स्टीरॉइड तो एकदम बंद करते ही नहीं है, लेकिन टॉपिकल स्टीरॉइड भी बंद मत कराओ, टेपर्ड ऑफ करना है, ग्रेजुअली उसको कम करना है। जैसे ही पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ रहा है, उसको बोलो कि आप रोज लगा रहे हो तो हफ्ते में 4 दिन ही लगाओगे, फिर 4 दिन के साथ भी पेशेंट स्टेबल है विद द सेम कंडीशन, तो उसको बोलो कि अभी कम करो, 2 दिन करो, ग्रेजुअली कम करो। आर यू विद मी? दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। ऐसा ऑर्गेनोन में नहीं लिखा है, लेकिन वी आर फ्रीक्वेंटली सीइंग सच कंडीशन। जो आपने फेस किया वो हम भी फेस करते हैं, लेकिन प्रिपेयर द पेशेंट। आपके केस में ही एग्रावेशन हुआ ऐसा नहीं है। जब भी पेशेंट बंद करता है तो बहुत सारे पेशेंट में वो एग्रावेशन फेज लेके आता है, और इवन पेशेंट को भी ऐसा होता है कि आपकी दवाई शुरू की उसके बाद ही हुआ। इन एक्सप्लेन द पेशेंट, पेशेंट को पहले से एक्सप्लेन करके रखो, जो ये तुरंत बंद करोगे तो बढ़ सकता है, बिकॉज़ वी नो इट, ऐसा होता है। ओके, तो फॉस्फोरस का एग्रावेशन नहीं है, लेकिन इफ इचिंग इज सीवियर, यूज कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर टू फॉस्फोरस, यूज इट। किसका केस था वो? पूजा का था? फरहीन। हाँ, बहुत पेशेंट देखते थे। ओके, तो हम थे यूटीआई। तो गाइस, यूटीआई फीवर यू कैन यूज बेलाडोना डेफिनेटली, लेकिन दीज आर द स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर स्पेसिफिक रेमेडी, तो दैट विल हेल्प यू। और रिटेंशन के अंदर बोला जो
स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के अंदर बोलो वो मेडिसिन यू जस्ट स्टार्ट यूजिंग, बहुत मजा है। आपकी प्रैक्टिस 5 में से 10 पेशेंट तक हो जाएगी, दैट आई एम श्योर। सर यस, आप ये बता सकते हो, बोरिक में लिखा हुआ होता है ना कि कंपैरेटिव कॉम्प्लीमेंट्री, इसका डोज इतना है, वो क्या होता है? ऐसा कॉलेज में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। नहीं हमारे तो कॉलेज में भी पढ़ा है लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया। Basically, in some remedies, complementaries are working. In some remedies, antidotes are working. लेकिन कई मेडिसिन में there is no inimical like condition. मैं एपिस और रस्टोक्स दोनों साथ में प्रिस्क्राइब करता हूँ guys. If I get confused between the modalities of epis and rastocks, I simply prescribe both the remedies together. आप अकेले कंफ्यूज नहीं होते हो, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। If picture is not clear, if redness is there, if burning is there, if damp weather is aggravating, if patient is thirstless, and if you get confused, both are inimical to each other. लेकिन guys it works. तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, सल्फर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलकेरिया एंड कैलकेरिया इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइको एंड ऑल दैट थिंग्स, तो समटाइम इट वर्क्स, दैट इज टिपिकल लॉजिकल थिंग। प्रैक्टिकली इट इज नॉट वर्किंग इन एवरी केस। तो आपके माइंड में रखो। इवन क्लार्क के अंदर इट इज मेंशन वेरी वेल। क्लार्क के अंदर जो मेंशन किया हुआ है, क्लार्क के अंदर एक पूरा चैप्टर है दैट इज रिलेशनशिप चैप्टर, तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। गो विद इट, आप एक बार रीड करना, आपको मजा आएगा। लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकली वर्किंग इन ईच एंड एवरी केस, तो दैट इज कंडीशनल। कई पेशेंट में वो वर्क करता है, नहीं करता है। मुझे तो एंटीडोट देने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, तो वो तो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री समटाइम वर्क्स। कई बार नोसोर्स और सार्कोट्स नहीं मिल रहे हो, तो समटाइम्स दैट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन गिवन इन बिहाइंड द बोरिक, तो वो हेल्प करती है। वो आपके माइंड में होना चाहिए। इफ इट इज नॉट इन योर माइंड, आप बोरिक में भी देख सकते हो। समटाइम्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर each and every relation of the remedy, so that you can go through the remedy, to go to the book. Okay, okay, so fever का topic चालू रहेगा। Today we are concluding our session now. Our next session will be continue with the fever. Fever की therapeutic भी चलती रहेगी along with the condition, और with the condition के साथ therapeutic करेंगे। Okay, any question guys? So I have a case. Yes. 30-year female. She has a urine problem. Drops. जब भी वो यूरिन जाती है, एक बार प्रॉपर फ्लो आता है, and after that within a second it's come only in a drop. और ये कंप्लेंट उसको मॉर्निंग टाइम में यूजुअली होता है एंड नाइट टाइम में। डायबिटिक पेशेंट है? नो सर, 30-year फीमेल है, थायराइड भी नहीं है। 2 months बैक शी गॉट डायग्नोज्ड PCOS। ओके ओके, ये सर, एंड यूटीआई वगैरह मैंने सर टेस्ट कराया तो इट्स ऑल नॉर्मल। ओके, लेकिन सोनोग्राफी हुई है ब्लैडर की? यस सर, ब्लैडर इज ऑल नो सर, इट्स आल्सो नॉर्मल। ओके ओके, तो वो मसल्स वीकनेस हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन तो है, लेकिन टेंशन नहीं है। तो वो मसल्स की वीकनेस की वजह से कांस्टेंट सेंसेशन आते हैं, और फर्स्ट टाइम जो यूरिन जाती है तो उसको क्लियर हो जाता है, लेकिन सेकंड टाइम तो यूरिन होता ही नहीं है ब्लैडर में, तो दैट सेंसेशन इज कांस्टेंटली देयर, तो उसकी वजह से वो परेशान हो रही है। तो जिंकम मेट समटाइम हेल्प्स। ओके, एंड इवन आफ्टर मोशन जब वो फ्रेश हो जाती है एंड विद इन अ सेकंड उसको लगता है कि उसको यूरिन आया एंड इट्स ओनली कम इन ड्रॉप। ओके, लेकिन जब भी ड्रॉप्स में यूरिन आता है तो एपिस वर्क्स, वो उसका फ्लो बढ़ाने में हेल्प करेगा। एपिस वर्क्स एज अ डायूरेटिक, तो एपिस पेशेंट का फ्लो बढ़ाता है। तो फर्स्ट यूज एपिस, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग देन थिंक ऑफ जिंकम मेट।
बिकॉज उसको लगता है कि ब्लैडर फुल हो चुका है कुछ मिनट्स, मतलब कभी कभी समटाइम इन मिनट्स एंड समटाइम इन सेकेंड्स कि ब्लैडर फुल है एंड अर्ज उसको रहता है कि उसको जाना ही रहता, शी हाँ, कांट कंट्रोल इट, कंट्रोल भी नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं, उसको अर्ज होता है और इट्स कम ओनली इन अ ड्रॉप he has to समटाइम। run. और यस सर, शी हैज टू रन। तो दैट वी कैन कंसीडर एज अ मस्कुलर वीकनेस। पिंचर के ऊपर का कंट्रोल कम है, तो जिंकम मैट हेल्प कर सकती है, कॉस्टिकम भी हेल्प कर सकती है। ओके सर, सर पोटेंसी 200, Causticum and zincum, if you are using, then use it in higher potency, 1 m. 1 m. Even sepia and pulsatilla, both having same sensation. With the frequency of urination, and patient has to run to pass the urine. कई बार ड्रिबलिंग भी हो जाता है पहुंचते पहुंचते। इन दोस केसेस ड्रिबलिंग नहीं होता, ड्रिबलिंग नहीं होता। तो ये आप यूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर यस, होम्योपैथी में स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए दवाई है क्या? स्ट्रॉबेरी लेग, वो कौन सी कंडीशन? कैराट्रोपिस पेलेरोसिस। डिफिकल्ट डिसीज कहां से लेकर, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? ओपन पोर्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ड्राइनेस हो जाती है उस पार्ट का, वो जहाँ पे भी होता है वो। और जो पेशेंट है वो, मेरा वाला जो पेशेंट है उसको तो है ना हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, उसको ना सिर्फ काफ मतलब जो हाफ ऑफ द लेग लाइक बिलो द नी और जो बाइसेप रीजन है ना हैंड में, बस वो 2 ही जगह पर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें इनग्रोइंग हेयर रहते हैं। यस। हाँ, तो इनग्रोइंग हेयर की कोई दवाई नहीं है। There is no medicine for ingrowing hair, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पेपिला क्रिएट होते हैं। तो उसकी तो कोई दवा, एंटीएम फ्रूट समटाइम हेल्प्स, लेकिन मैं तो पेशेंट को मना कर देता हूँ कि इनग्रोइंग हेयर के लिए कोई दवाई नहीं है। क्योंकि वो बॉडी की एक टेंडेंसी है, जो हेयर अंदर की तरफ ग्रो हो रहा है और उसकी वजह से पेशेंट को ये इरप्शंस क्रिएट हो रहा है। तो पेशेंट को इरिटेशन ना हो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन दैट इनग्रोइंग हेयर इज, वो जो कौन सी स्ट्रॉबेरी legs. No, strawberry leg is not curable. Okay. Okay. Anything else, guys? Okay, guys. So हमारा ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, फीवर। So today we are concluding it. So see you next session with the same energy, with the same question, and फर्नीर पेशेंट देखते रहो। Okay, guys. And स्नेहल, सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, बारी बारी रीड कर। Okay, see you in next session. Thank you, sir. Good night. Yeah, good night. थैंक यू सर, गुड नाइट।